हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए 7 मार्च का दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो गया है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम जो रियल क्वेश्चन मिले हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मिले हैं हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ में डाल देता हूँ दोस्तों तीनों शिफ्ट का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसका आंसर सही हो जाएगा कि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। देखिए इस बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। देखिए मौलिक कर्तव्य को दोस्तों संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 10 + 1 याद रखिएगा 11, ठीक ना। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि ये क्या था 2002 द्वारा क्या था, ये था शिक्षा से संबंधित, ठीक ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था, तो इतना याद रखिएगा। और बात करते हैं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस यानी यूएसएसआर हो जाएगा। रूस के संविधान से जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में। और मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों किस भाग में है ये भी याद रखिएगा। तो भाग 4 को याद रखिएगा, 4 को में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर कब आए थे। तो देखिए दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर कब आए थे। तो इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। यह राष्ट्रपति मैक्रोन की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भी किसी भी फ्रांसीसी नेता की 6ठी यात्रा है, ठीक ना। तो 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इमैनुअल मैक्रोन आए थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1975 में आपातकाल कितने महीने तक लगा था। तो देखिए सो बात कर लेते हैं 1975 की। तो 1975 में आपातकाल 21 महीने तक लगा था, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 21 महीने अगर किसी देश में लग जाए तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा, लेकिन हम लोग भारत जैसा ऐसा देश है दोस्तों जो कि अभी भी दोस्तों अग्रसर है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1975 में आपातकाल 21 महीने तक यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। कब लगा दोस्तों? तो 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल घोषित किया था। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कब तक चला था दोस्तों? तो ये 21 मार्च 1977 तक चला और कुल 21 महीने तक चला, ठीक ना। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है, कमी से होता है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं स्कर्वी की। तो स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक ना। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए नीचे देख लेते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। तो देखिए सो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनान होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नियासिन होता है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक होता है। विटामिन B7 का बायोटीन होता है, ठीक ना। B7 का क्या होता है? बायोटीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। तो इतना जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए अगर पूछे कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, दोस्तों एसिटिक अम्ल तो ये दोस्तों सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है घुमा कर एग्जामिनर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था। देखिए सो बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक ना। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अगला लेते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा था
कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का उद्देश्य क्या था। तो देखिए सो कृषि आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कृषि पर आधारित थी, ठीक ना। तो कृषि विकास और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था इसका उद्देश्य, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो कृषि पर आधारित थी और दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी। तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। सो ये दोस्तों किस पर थी। तो पीसी महान लोबिस पर आधारित थी, ठीक ना। देखिए मोबाइल से बनाता हूँ तो इधर उधर टिपा जाता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों गॉडविल योजना यानी गॉडविल याद रख सकते हैं कि गॉडविल योजना या गॉडविल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। तीसरी हो जाएगा, ठीक ना। चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों शिक्षा पर जोर दिया गया था। किस पर, शिक्षा पर, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। अगला देते हैं सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि तार वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं तार वाद्य यंत्र की। तो तार युक्त वाद्य यंत्र तथा सितार, एक तारा, वीणा, कमायचा, सारंगी इत्यादि सब क्या है, तार युक्त वाद्य यंत्र है। तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। वीणा भी तार युक्त है, एक सितार होता है ये भी तार युक्त है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि कोपा अमेरिका किस खेल का टूर्नामेंट है। तो देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोपा अमेरिका की। तो कोपा अमेरिका दोस्तों फुटबॉल का एक खेल है, ठीक ना। खेल टूर्नामेंट है फुटबॉल का। 2011 की जनगणना से बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए जो 2011 की जनगणना से जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है उसको देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए सो भारत की साक्षरता दर 74.0% है, ठीक ना। बात कर लेते हैं सो देखिए सबसे पहले जनगणना 1872 में स्टार्ट होती है लॉर्ड मेयो के समय। फिर दोस्तों 10 की रूप से जनगणना 1881 से स्टार्ट होती है लॉर्ड रिपन के समय। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं। तो देखिए सो भारत में पुरुष साक्षरता कितने दर है दोस्तों। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता दर दोस्तों 65.46% है। भारत की कुल साक्षरता कितनी है, 74.0% है। थीम क्या रखी गई थी 2011 की जनगणना का। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका थीम रखा गया था, ठीक है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो हरियाणा है। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला मिजोरम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल है। कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है। कम साक्षरता वाला बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का है। कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का बाल लिंगानुपात दोस्तों 918 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छूटेगा जनगणना से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान में राज्य का वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन किस आयोग के माध्यम से दी जाती है। तो देखिए उसे इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग के माध्यम से दोस्तों राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन दिया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों, ये कमेंट करके आप बताइएगा। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि पंचतंत्र पुस्तक किसके लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा है। तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। अगला पूछा था कि विधानसभा की सीट कितनी है दोस्तों। तो विधानसभा की सीट अब किस राज्य का पूछा था, ये तो नहीं कंफर्म हो पाया, ठीक है। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अपमान दिवस कब मनाया था। तो देखिए उसमें बात कर लेते हैं अपमान दिवस की। तो पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। अगला देते हैं। मंजीरा किस से बनता है। देखिए दोस्तों मंजीरा किस से बनता है। तो मंजीरा जो कि एक भारतीय लोक वाद्य यंत्र है, आमतौर पर पीतल, कांस्य और अन्य धातुओं से बनाया जाता है और इन 2 छोटी गोल खोखली बेटों से बनाया जाता है जिन्हें एक डोर से जोड़ा जाता है, ठीक ना। देखिए मौर्य काल से पूछा था दोस्तों कि मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। तो देखिए मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी, ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामिक। आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। मौर्य काल की स्थापना किसने की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की थी, ठीक है। अगला देते हैं। देखिए अगला पूछा था कि ज्ञापन समझौते
ज्ञापन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों? तो ज्ञापन समझौता दोस्तों भारत और नेपाल के बीच हुआ, भारत और नेपाल के बीच हुआ। और पूछा था कि रुद्रदामन को किस गुप्त शासक ने हराया था? तो देखिए इसको बात कर लेते हैं रुद्रदामन की। तो रुद्रदामन को दोस्तों स्कंदगुप्त ने हराया था, जो कि गुप्त शासक था, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।